और कार की भीषण टक्कर हुई है। हादसे में 3 लोगों की मौत की भी खबर है और 7 लोग गंभीर रूप से बताया जा रहा है कि घायल हो गए। घायलों का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। बलिया से धनबाद जा रहे थे दरअसल कार सवार। NH-19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास की ये घटना बताई जा रही है। तो भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और कार की जबरदस्त टक्कर हो गई है। औरंगाबाद में हादसे में 3 लोगों की मौत की भी खबर है, वहीं 7 लोग घायल हो गए हैं। अब जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में तुरंत ही भर्ती कराया गया है, इलाजरत है वो लोग। बलिया से धनबाद जा रहे थे कार सवार। NH-19 पर मुफस्सिल थाना क्षेत्र के देव मोड़ के पास ही ये घटना घटी है। बात करते हैं बक्सर की। देखिए, बक्सर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पुलिस ने दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी दिनबंधु को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, इस मामले में SP शुभम आर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि आरोपी दिनबंधु शराब तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस इसके ऊपर अन्य आपराधिक मामलों की जांच पड़ताल भी कर रही है। इसका जो बेसिकली जो मेन एक्यूज इसका लिया गया और इसने जो है प्रेम प्रसंग को लेकर ही जो विवाद उत्पन्न हुआ उसी को इसने जो है मुख्य कारण बताया। लड़की ने क्या बताया? बयान तो लड़की से भी लिया गया होगा, लड़की ने कुछ बताया होगा। जी, जो पीड़िता है उन्होंने इस बारे में कुछ ऐसी बात नहीं बोली है। पुलिस को क्या लग रहा है कि एक तरफा प्यार था क्या सर, ये लड़के की तरफ से? जी देखिए, ये अभी तक यही स्पष्ट हुआ है कि एक तरफा प्यार का ही मामला था, जिसमें कि ये नाखुश थे कि लड़की दूसरी जगह शादी कर। बक्सर के चौसा में दुल्हन को गोली मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर SP शुभम आर्य ने बताया कि जो आरोपी है उसने दुल्हन पर कई राउंड फायर किया था, लेकिन गनीमत रहा कि जितने भी फायर थे उसकी गोली जो है वो पिस्टल में फंस गई थी, लेकिन अंततः एक गोली चली जो दुल्हन के पेट में लगी है। फिलहाल दुल्हन की जो स्थिति है वो नाजुक बनी हुई है, उसका इलाज बनारस में किया जा रहा है और पुलिस ने जो आरोपी है उसको पकड़ा है और उससे पूछताछ कर रहा है। फिलहाल उसने कई जानकारी पुलिस को दी है। बक्सर SP ने बताया कि फिलहाल इसकी गिरफ्तारी के बाद हम लोगों ने वो पिस्टल को भी बरामद किया है जिस पिस्टल से उसने दुल्हन को गोली मारी थी। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। और खबर देखिए बाढ़ से मिल रही है, जहां शादी समारोह में खाना खाने के बाद कई महिलाओं और बच्चियों का तबीयत बिगड़ गया। आपको बताते चलें कि यह मामला पचमहला थाना क्षेत्र का है। वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान रात का खाना सुबह खाने से कई लोगों को बताया जा रहा है कि कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी को पेट दर्द, उल्टी, चक्कर, घबराहट की शिकायत आने लगी। इसके बाद सभी को बड़ैया रेफरल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद डॉक्टर ने इसे फूड पॉइजनिंग का मामला बताया है, लेकिन फिलहाल स्थिति सामान्य है। लोग लगभग एडमिट हुए हैं, सभी लोग स्टेबल है। फूड पॉइजनिंग का है, कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है और कुछ नहीं, इलाज जारी है। सब नॉर्मल है सर? हाँ, सब नॉर्मल, स्टेबल है, पेशेंट सारे स्टेबल। बाढ़ अनुमंडल के अतमलगोला प्रखंड क्षेत्र के CHC में बुधवार को देखिए यहां पर एल्बेंडाजोल दवा खाने से करीब बताया जा रहा है कि 41 बच्चियों की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद पटना की मेडिकल टीम ने डॉक्टर के साथ विद्यालय पहुंचकर बच्चों के स्वास्थ्य का यहां पर जांच किया। गांव में जाकर लोगों को जागरूक भी किया है कि और ग्रामीणों और डॉक्टरों में बहस भी बताई जा रही है। इस दौरान ग्रामीणों ने बच्चों को अलग अलग दवा खिलाने की बात कही। हो सकता है कि जी मितलाए या पेट में दर्द हो, इसका मतलब है कि कीड़ा मर रहा है जी सर। और कोई ये नहीं है, दुष्प्रभाव नहीं है। दवा बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है और इसमें किसी तरह की जो है मतलब कि कोई मतलब कि ये नहीं है, उसका साइड इफेक्ट नहीं है इस दवा को। 100% सेफ है। तो अभी जो गांव में घूम के प्रचार किया सर, उसके बारे में इन लोग को हम लोग सभी लोग को बता रहे हैं कि दवा खानी क्यों जरूरी है। सभी लोग अपने बच्चों को दवा खाएं, अपने स्वयं खाएं। खबर औरंगाबाद से है, जहां पर फाइलेरिया की दवा खाने के बाद 35 से 40 बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ गई। बेचैनी, चक्कर, उल्टी की शिकायत के बाद आनंद फानंद में सभी को ओबरा लाया गया, जहां CHC में सभी का इलाज जारी है। ये मामला ओबरा प्रखंड के करसाऊ मिडिल स्कूल का है। सभी का इलाज जारी है। वहीं अस्पताल की स्थिति को लेकर परिजनों ने सवाल उठाए हैं। सुनिए, 5 दवा एक ही बार में? 5 को एक ही बार में क्या खा लगी? क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ दवा खाने के बाद? दवा खाने के बाद क्या हुआ? दवा खाने के बाद कुछ भी दोपहर के बाद चक्कर देने लगे, मुंह से बदबू भी आ रहा है दवाई के पूरा एकदम। गांव का परिजन लोग, गार्जियन लोग बच्चे लोग को कैसे कैसे करके हॉस्पिटल में लाए हैं, एडमिट किए हैं और हॉस्पिटल का भी ऐसा कंडीशन खराब है। यहाँ पे ना तो सही से दवा दी जा रही है, अभी तक कंडीशन कुछ भी नहीं सही हुआ है। खबर गोपालगंज से, जहां अदालत ने 5 साल पुराने जघन्य हत्या मामले में 2 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जेल भेज दिया गया। अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता राजेश पाठक के मुताबिक 14 अगस्त
2020 को नवादा परसौनी निवासी अफसर अली अपनी पत्नी का इलाज कराने सुमन हॉस्पिटल पहुंचे थे। इसी दौरान तबरेज आलम और जाकिर हुसैन ने उन्हें फोन करके बताया जा रहा है सुनसान इलाके में बुलाया और गोली मार दी। दोनों ने अफसर अली से 16 लाख रुपए उधार लिए हुए थे, जिसे हड़पने की नीयत से दोनों ने अफसर अली की हत्या कर दी और लंबे समय से परिजनों को न्याय का इंतजार भी था, लेकिन आज सबने राहत की सांस ली है। गोपालगंज के चर्चित अफसर अली हत्याकांड में आज जिला जज संख्या 9 ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 2 आरोपियों को आज उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये वारदात 2020 में जादवपुर थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां पर उचका गांव के रहने वाले अफसर अली को सुमन हॉस्पिटल से बुलाकर गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। और इसी मामले में आज जिला जज 9 ने जाकिर हुसैन और अभियुक्त तबरेज आलम को उम्र कैद की सजा सुनाई है। एडीजे 9 साहब के कोर्ट से फैसला हुआ है। एक हत्या का मामला था जिसके लिए जादवपुर 124 कांड दर्ज हुआ था, जिसमें 2 लोग कस्टडी में थे, जाकिर हुसैन और तबरेज, और इन लोगों का दोनों का सजा हुआ है 302 के आरोप के लिए आजीवन सश्रम कारावास और 1 लाख रुपए का अर्थदंड, और 27 आर्मसेट के लिए सजा हुआ है। मामला कुछ 5 साल चला और न्यायालय से हमें ये उम्मीद थी कि न्याय एक दिन मिलेगा, जो कि आज हम लोग को न्याय मिला है और खुशी का हम इजहार कर रहे हैं। बहुत अच्छा हुआ है मेरे साथ, मुझे इंसाफ मिला है और जो लोग हत्या किए थे उन लोगों को जीवन कारावास हो गया है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित परिवार ने कहा है कि कोर्ट ने आज जो फैसला सुनाया है उससे उन्हें संतुष्ट हुई है और ऐसे हत्या के मामले में कोर्ट के द्वारा इस तरह की सजा सुनाई जानी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि कातिल जो भी हो वो बच नहीं सकेगा। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। नालंदा से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पर एक शादी समारोह के दौरान एक युवक महिला से टकरा गया, जिसके बाद लोगों ने युवक को पीट दिया और उसके मौत के घाट उतार दिए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। अब पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पापा को मारने लगे तो मेरे पापा भागे घर पर, तो वहाँ भी जाके मारे मेरे पापा को। कितना आदमी था मारपीट करने वाला? मारपीट करने वाला ढेर आदमी था। अच्छा, तो फिर अस्पताल ले गए थे? अस्पताल नहीं ले जा पाए। अच्छा, यहीं पे मौत हो गई थी? हाँ, यहीं पे मर गया। यहीं पर तो अस्पताल। यह कारण है कि शादी हो रहा था तो नचने गया तो एगो औरत से बाजी किया। ये बोला कि तुम जान के टकराया है हमको बीवी से, ये चलते मारा खदेर खदेर के। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस पूरे मामले में सख्त रुख अख्तियार किया। कोर्ट ने जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका को ठुकरा दिया, साथ ही अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से यहां तक कह दिया, क्यों ना आपके ऊपर ही केस कर दिया जाए। देखिए रिपोर्ट। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में गुरुवार को सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े इस केस में जेल में बंद मनीष रंजन की जमानत याचिका पर करीब 1 घंटे तक बहस के बाद कोर्ट ने मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अब तक की जांच पर गंभीर सवाल उठाए और जांच टीम को फटकार लगाई। कोर्ट ने अब तक की जांच पर सवाल उठाते हुए अधिकारियों से तीखे सवाल किए। कोर्ट ने जांच अधिकारियों से कहा, क्यों न आपके ऊपर ही केस कर दिया जाए। अगर जांच में लापरवाही पाई गई थी तो जिम्मेदारी तय क्यों नहीं की गई? क्या सबूतों को सुरक्षित रखने में कोई बड़ी चूक हुई थी? सुनवाई के दौरान पटना पुलिस से सचिवालय एसडीपीओ 1 अनु कुमारी और रोशनी कुमारी मौजूद थी। एसआईटी और सीबीआई के एसपी रैंक के अफसर भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहे। पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुआ है। इस बात को कोर्ट में पूरी गंभीरता के साथ रखा गया। पीड़िता का फोन, जो मनीष रंजन एक्यूज है, उसके फोन, उसका इंटीग्रिटी टेस्ट, फोन को कब्जे में कब लिया गया, इस रेप और मर्डर के केस में जो विक्टिम का कपड़ा होता है, घटना के समय उसके वस्त्र पे क्या कपड़े थे,
उन सारे चीज़ों के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अदालत ने साक्ष्यों और सबूतों से छेड़छाड़ को काफ़ी गंभीरता से लिया है और लिखत में जवाब मांगा गया है जांच एजेंसी से। तो उन चीज़ों को भी बताया गया, अदालत ने काफ़ी गंभीरता से उन चीज़ों को लिया है और उन चीज़ों की अदालत ने कहा है कि जो आईओ हैं सीबीआई के, वो इन चीज़ों पे लिखत में जवाब दें। कोर्ट ने अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को तय की है। कोर्ट ने पुलिस और सीबीआई को पूरी तैयारी करके आने को कहा। जांच एजेंसी से लिखित में जवाब मांगा है। कब किससे पूछताछ की और किसका बयान लिया गया, इसकी पूरी जानकारी देने को कहा गया। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले में कोर्ट ने बड़ी सुनवाई करते हुए जांच पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। अब ऐसे में लोगों के जहन में एक ही सवाल है कि क्या संवेदना को इंसाफ मिल पाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब बात पावर स्टार पवन सिंह की। क्या पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय हो गया है? पवन सिंह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पवन सिंह ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज है कि पवन सिंह की राज्यसभा की दावेदारी पक्की हो गई। माही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। क्या भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार राज्यसभा जाएंगे? क्या उनका बीजेपी से राज्यसभा जाना तय हो गया है? बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से पवन सिंह की मुलाकात ने सियासी गलियारों में इस बात को हवा दे दी है कि पवन सिंह राज्यसभा में एंट्री करेंगे। नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पावर स्टार पवन सिंह क्या बोले, आप खुद सुन लीजिए। अब मेरा शिष्टाचार मुलाकात किया जी, बहुत अच्छा लगा। राज्यसभा सीट को लेकर भी कुछ चर्चा चल रहा था, ऐसा पवन जी कुछ चर्चा चल रही थी, उस पर कुछ कहेंगे? सिपाही हूँ जी, जो मालिक चाहेंगे वही ना होगा। तो जो दायित्व दिया जाएगा उस दायित्व को करेंगे। पर क्योंकि राज्यसभा के लिए बहुत पहले से आपका नाम चल रहा था, बिहार चुनाव में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक तरीके से आपसे वादा भी किया था कि आपको राज्यसभा भेजेंगे। पवन सिंह को लेकर पहले से ही सियासी कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेज सकती है। पवन सिंह ने काराकाट से साल 2024 का लोकसभा चुनाव निर्दलीय लड़ा था। हालांकि वो इस चुनाव में हार गए थे, लेकिन एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका दिया था। फिर विधानसभा चुनाव में पवन सिंह ने बीजेपी के लिए जोरदार प्रचार किया। सियासी गलियारों में चर्चा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का वादा किया था। तो क्या अब नितिन नवीन से मुलाकात के बाद पवन सिंह का राज्यसभा जाना तय हो गया है? न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि वो राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारेंगे भी और चुनाव जीतेंगे भी। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने तेजस्वी यादव से मुलाकात की और मुलाकात के बाद अख्तरुल इमान ने कहा कि आरजेडी हमें समर्थन दे। सवाल है कि बिना एआईएमआईएम के समर्थन के कैसे चुनाव जीतेगा विपक्ष का उम्मीदवार। हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। बिहार में खाली हो रही राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव के ऐलान के साथ ही दावेदारी और जीत के दावे भी तेज हो गए हैं। आरजेडी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा किया कि उम्मीदवार तय होने जा रहा है, हम लोग उम्मीदवार उतारेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। हम लोग अपना प्रत्याशी देंगे और हम लोग जीतेंगे। आपकी तरफ से कोई फाइनल हुआ है, कोई प्रत्याशी? औपचारिक जो होगा, फैसला भी हुआ नहीं है, फैसला होते ही आप लोगों को बता दीजिए। महागठबंधन में आरजेडी के सहयोगी आईपी गुप्ता ने भी तेजस्वी के सुर में सुर मिलाया। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जीतेंगे। दूसरी ओर राज्यसभा चुनाव को लेकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने राज्यसभा चुनाव को लेकर तेजस्वी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कहा, राज्यसभा में आरजेडी हमें समर्थन दे, इसके लिए हम मिलने गए थे। तो मैंने कहा कि आने वाले दिनों में भी एक दूसरे का सहयोग जरूरी है, इस मरतबा कम से कम हमको आप समर्थन दीजिए, ये गुजारिश करने आया था।
बिहार विधानसभा में जो संख्या बल है वो बताता है कि बिना ओवैसी के AIMIM और BSP के समर्थन के विपक्ष का उम्मीदवार जीत नहीं सकता। ऐसे में ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार उतारने पर कैसे जीतेगा महागठबंधन का उम्मीदवार, ये बड़ा सवाल है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। कांग्रेस के भीतर सियासी कलेश एक बार फिर से सामने आया है और देखिए, बिहार कांग्रेस के सीनियर नेता शकील अहमद खान ने कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पर संगीन आरोप लगाए हैं। शकील अहमद ने कहा, तारिक ने पिछले 40 साल में कटिहार के लिए कुछ नहीं किया। शकील अहमद ने तारिक पर कमीशन लेने का भी आरोप लगा दिया है। शकील के आरोपों पर सियासत गर्म है। जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया, उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। बिहार कांग्रेस का अंदरूनी कलह एक बार फिर सामने आ गया है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पर विपक्ष नहीं बल्कि उनकी ही पार्टी कांग्रेस के कद्दावर नेता शकील अहमद खान बड़े आरोप लगा रहे हैं। शकील अहमद खान ने तारिक अनवर पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि तारिक अनवर ने पिछले 40 साल से कटिहार के लिए कुछ काम नहीं किया। वो पार्टी कार्यकर्ता के लिए भी कुछ नहीं करते। मैं ये कह रहा हूँ कि बहस के कांग्रेस के आप बड़े नेता अपने आप को कहते हैं, बड़े नेता हैं तो कहीं तो और बुलाए नहीं जाते कि जाइए साहब, आपका डिमांड हो रहा आपके भाषण के लिए। आपको जो जिम्मेदारी कटिहार की जनता ने दिया, उस जिम्मेदारी को भी नहीं निभा रहे। शकील अहमद खान यही नहीं रुके, उन्होंने इशारों ही इशारों में विकास की योजना में तारिक अनवर पर कमीशन लेने का आरोप भी लगा दिया। 45% के कमीशन लेते हैं। ये सब तो मैंने कहा ना कि पता है, ये सब हम भी सुनते रहते हैं, ये तो पता चल जाएगा। सांच को आज के आप लोग खोजी पत्रकार हैं, पता कीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कांग्रेस का वर्कर निराशा में है। कटिहार सांसद तारिक अनवर पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान ने संगीन आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। माननीय शकील अहमद साहब बड़े नेता है कांग्रेस के, अगर उन्होंने आरोप लगाया है तो माननीय सांसद तारिक साहब को सामने आकर जवाब देना चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, इस पर कांग्रेस पार्टी ही बेहतर बताएगी। यह पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखेगा क्या है मामला। शकील साहब और तारिक साहब दोनों हमारे पार्टी के वरीय लीडर हैं और संजोग देखिए कि दोनों एक ही इलाके से आते हैं, तो जब एक जगह व्यक्ति रहता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है। देखिए, तारिक अनवर जी पर उनकी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान द्वारा लगाए गए आरोप बेहद गंभीर है। यह कोई विपक्ष नहीं बल्कि कांग्रेस के अंदर से उठी आवाज है, जो बताती है कि पार्टी अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। बिहार कांग्रेस की अंदरूनी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस के भीतर का सियासी कलह बार बार पर्दे के सामने आ रहा है। शकील अहमद खान ने तारिक अनवर पर संगीन आरोप लगाकर एक बार फिर कांग्रेस के भीतर चल रहे विवाद को बढ़ा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट।